नमस्कार, मैं सुमंत। इंडियन इकोनॉमी की इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। इसका डिफिनीशन, इसके टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रो साइक्लिकल, काउंटर साइक्लिकल, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, इन सब पॉलिसीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो हेल्पफुल होगा यूपीएससी और एसएससी दोनों के लिए। देखो, भारत सरकार मेनली दो तरह की पॉलिसी बनाती है। एक होता है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। सरकार की बाकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सब इन्हीं दोनों के अंदर आता है। जो फिस्कल पॉलिसी होता है वो किसी भी कंट्री या स्टेट का गवर्नमेंट बनाता है, सरकार बनाता है। जैसे कि भारत सरकार बनाती है केंद्र के लिए फिस्कल पॉलिसी और राज्य सरकार बनाती है स्टेट लेवल के लिए फिस्कल पॉलिसी। क्योंकि बजट पार्लियामेंट में भी पेश होता है, पास होता है, और यह स्टेट लेजिस्लेचर में भी पेश होता है और पास होता है। ठीक है, तो भारत में फिस्कल पॉलिसी दोनों लेवल पर बनाई जाती है, केंद्र लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। मॉनेटरी पॉलिसी हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है वो बनाता है। किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है, अमेरिका में आरबीआई हो गया, यूएसए में फेडरल रिजर्व हो गया, वो उस कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के पीछे मेन गोल ये होता है कि हमारी इकोनॉमी में करेंसी का सप्लाई ऑफ करेंसी, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। फिस्कल पॉलिसी में हम लोग खर्चे और आमदनी के बारे में बात करते हैं। सरकार का इनकम कितना है, ये इनकम कहाँ कहाँ से आता है, सरकार का खर्चा, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना, खर्चे को कैसे कम किया जाए, इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब कि फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे किया जाए। ये सब टॉपिक बाद में आएगा, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी में क्या चर्चा करते हैं हम लोग? आमदनी और खर्चे के बारे में। अगर हमारी आमदनी कम है तो उसको कहाँ से जुगाड़ किया जाए, क्या पैसे प्रिंट करके लाएं या फिर कोई लोन लेके लाएं या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करें। जो भी मैं टर्म्स बता रहा हूँ सारी बातें मैं एक्सप्लेन करूँगा लेक्चर सीरीज़ में। ठीक है, हमारे जो खर्चे हैं वो कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, किस सेक्टर को कितना एलोकेशन दिया जा रहा है, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, ठीक है ना, इन सब के बारे में। तो ये सब बातें किसके बारे में होती हैं? ये सब फिस्कल पॉलिसी में कवर होता है। किसी भी देश का फिस्कल पॉलिसी ये दिखाता है कि सरकारी खर्च कहाँ हो रहा है, सरकारी आमदनी कहाँ से आ रही है, और ये खर्चे और आमदनी को कंट्रोल कैसे किया जाए, हमारी आर्थिक कंडीशन को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। ठीक है, सरकार अपने खर्चे, अपनी आमदनी के ज़रिए आर्थिक स्थिति को भी कंट्रोल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड बहुत लो हो जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड काफ़ी लो हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है, मुद्रास्फीति काफ़ी ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट करता क्या है? डिमांड बूस्ट करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट डिमांड बूस्ट करने की कोशिश करता है, तो कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लेता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार कई सारे कदम उठाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सरकार टैक्स को बढ़ा दे तो लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम बच रहा है, मतलब कि खर्चे करने लायक जो इनकम बच रहा है, इनकम आफ्टर टैक्स, वो कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है। ठीक है, आप पहले 5,000 रुपया टैक्स पे करते थे, आपका कितना बचता था? 45,000 बचता था पर मंथ का। मान लो कि सरकार ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, अब आपको 7,000 रुपये टैक्स पे करने पड़ेंगे। मतलब अब आपका जो इनकम है वो 45 के बजाय केवल 43,000 रह जाएगा ना। मतलब आपकी आमदनी घट गई। हो सकता है आप अपने खर्चे कम कर देंगे। ठीक है, तो कई बार डिमांड को
इन्फ्लुएंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है। समझे? तो ये फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति क्या है, ये समझ गए। इसका सबसे प्राइमरी गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। अब सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कैसे करेगा? रिसोर्सेज एलोकेट करके। फॉर एग्जांपल, हमको पता है कि हम अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे तो उनका प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ेगा, उनकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। तो हेल्थ पर खर्चा करने के कारण जो हमारा लेबर क्वालिटी है वो बढ़ेगी। हम अगर एजुकेशन पर खर्चा करेंगे तो हमारा लेबर क्वालिटी बढ़ेगा। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, मान लो कि कोई ऐसा एरिया है, जैसे कि मान लो बिहार का मैं एग्जांपल लेता हूँ। बिहार में मिनरल्स की कमी है, मगर बिहार के पास एग्रीकल्चरल फील्ड काफ़ी ज़्यादा है, गंगा के प्लेन्स हैं, काफ़ी उर्वर ज़मीन है। तो क्यों ना यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का जो इंडस्ट्री है वो लगाया जाए। अगर हम लोग ये इंडस्ट्री लगाते हैं तो वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी, है ना, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर है? तो एक तरह से किसी एरिया का इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं उस जगह पे जहाँ पर हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले। ठीक है? हेल्थ पर, एजुकेशन पर, अलग अलग सेक्टर पर। मान लो कि कोई एक्सटर्नल सिक्योरिटी का इशू आ गया तो हम लोग डिफेंस पर एलोकेशन बढ़ा देंगे। क्लियर बात? हम लोग टैक्स को एडजस्ट करते हैं। हमको जब सरकार का इनकम बढ़ाना होता है तो सरकार टैक्स रेट बढ़ा देती है, सरकार की आमदनी बढ़ जाती है। ठीक है? इकोनॉमी की स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया बिहार का। बिहार में जो माइग्रेशन की समस्या है वो भी दूर हो सकती है, बेरोजगारी की समस्या है वो भी दूर हो सकती है अगर हम वहाँ पर इस तरह के लोकल इंडस्ट्री लगाएं, बिहार के जो एमएसएमई सेक्टर है उसको सपोर्ट दें। समझ गए? ऐसा सेक्टर जो लेबर इंटेंसिव हो, जहाँ पर लेबर ज़्यादा इस्तेमाल में आए। लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पर ज़्यादा स्किल वाले मजदूर की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम वैसा इंडस्ट्री लगाएंगे तो ये मास स्केल पर जॉब क्रिएट करती हैं। तो हमने देखा कि हमने फिस्कल पॉलिसी को इस्तेमाल करके इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। हम लोग इनकम भी रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग टैक्स रेट ऐसा लगाते हैं कि जिसका इनकम ज़्यादा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगे। टैक्स के स्लैब्स होते हैं, आपका इनकम 5 लाख के ऊपर है तो इतना % टैक्स लगेगा, 7.5 लाख के ऊपर है तो इतना % टैक्स लगेगा। जैसे जैसे आप इनकम में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप पर टैक्स रेट बढ़ते जाएगा। ऊपर जाके 30% का टैक्स लगता है, ठीक है ना। 2.5 लाख के नीचे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। मतलब कि जो लोग गरीब हैं उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, मगर जो रिच हैं उन पर 30% का टैक्स लेंगे। और सरकार ने जो टैक्स लिया, जो आमदनी अर्न करी, उसको हम अलग अलग स्कीम के ज़रिए गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गांव में जो लैंडलेस लेबर हैं, मतलब वैसे लेबर जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है ना, तो जो लैंडलेस लेबर हैं उनको मतलब जब फार्म में एक्टिविटी, जैसे कि मान लो कि बुआई है, कटाई है, उसमें तो उनको जॉब मिल जाता है, मगर बाकी समय पे जॉबलेस रहते हैं। तो ऐसा समय में उनको मनरेगा में, महात्मा गांधी नरेगा नरेगा स्कीम में उनको काम मिल जाता है। तो इस पर सरकार एलोकेशन बढ़ा देती है, जैसे कि कोविड के टाइम में हुआ था, सरकार ने इस पर खर्चा बढ़ा दिया था।
150 डेज का रोजगार गारंटीड होता है। सरकार ने जो डेली वाला जो है उसको बढ़ा दिया था कि नहीं, पर फैमिली से 200 लोगों को रोजगार देंगे। तो इस तरह से अमीरों से पैसे लेकर के, टैक्स लेकर के उसको वो गरीबों में बांट सकती है फिस्कल पॉलिसी के जरिए। तो यहाँ पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर इनइक्वालिटी घटती है। मतलब सरकार संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। समझ गए? तो ये है मेन गोल हमारे फिस्कल पॉलिसी का। अब फिस्कल पॉलिसी के कई सारे कंपोनेंट हैं। मतलब फिस्कल पॉलिसी जब बनाते हैं ना तो उसमें कई सारे हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टैक्सेशन। हमने टैक्स बढ़ा दिया तो जनता के हाथ में आमदनी कम हो गई, जनता डिमांड कम करेगी। अगर हमने टैक्स घटा दिया, मान लो कि मेरे को इकोनॉमी में स्लो डाउन है, मंदी आ गई है, हमको इकोनॉमी में डिमांड को बूस्ट करना है। तो डिमांड को बूस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? टैक्स को कट कर देंगे। हम जब टैक्स को कट करेंगे तो जनता के हाथ में रुपया ज़्यादा बचेगा। अगर आपकी आमदनी बढ़ जाए तो आप खर्च ज़्यादा करेंगे ना, आप डिमांड करेंगे सामान का, आपको जो सामान खरीदना नहीं भी रहेगा वो सामान जाकर खरीद लेंगे। तो क्या होगा? हमारी इकॉनमी में डिमांड जनरेट होगा और जो स्लोडाउन की समस्या है वो दूर होगी। समझे कैसे टैक्स काम करता है? अगर हमको बिजनेस को इंसेंटिवाइज करना रहेगा तो हम उस पर टैक्स कट कर देंगे। मान लो कि मेरे को इंडियन इकोनॉमी में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोनॉमी बूस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? इनको मैं टैक्स हॉलिडे दूंगा, इन पर मैं टैक्स कम लगाऊंगा, तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का फैक्ट्री लगाएंगे, है ना? तो ये सेक्टर ग्रो करेगा। वैसे ही एक्सपेंडिचर पॉलिसी, सरकार डिसाइड करती है कि कहाँ पर इसको खर्चा करना है, कौन सा सेक्टर को बूस्ट करना है। सरकार इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी डिसाइड करती है फिस्कल पॉलिसी के अंदर। जैसे कि सरकार को, अगर मान लो कि सरकार का एक्सपेंडिचर है 100 करोड़ रुपये, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? 100 करोड़। सरकार का इनकम है केवल 80 करोड़, तो 20 करोड़ रुपए का डिफिसिट है ना बाबू। इतना पैसा कम रहा है मेरे पास, तो 20 करोड़ रुपए सरकार या तो किसी बैंक से लोन ले ले, या तो सरकार बॉन्ड जारी कर दे, या तो सरकार किसी पीएसयू का, मतलब पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट कर दे। पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि सरकार का जो शेयर होल्डिंग है पीएसयू में वो बेच दे, कम कर दे। समझे? तो इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही आता है। क्लियर है? उसके बाद डेट एंड सरप्लस मैनेजमेंट। हमने किसी बाहरी कंट्री को लोन दिया, मान लो कि नेपाल को, श्रीलंका को लोन दिया, हमारे लोन पर हमको ब्याज अर्न हो रहा है, उस ब्याज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग अपने बजट में स्कीम वगैरह चलाने के लिए। या तो हमने इस 20 करोड़ रुपए को पूरा करने के लिए किसी कंट्री से लोन लिया हो, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हो, चाहे एडीबी से लोन लिया हो, तो हम लोग बोरोइंग और सेविंग दोनों को मैनेज करते हैं इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही। समझे? तो कराधान निधि, व्यय निधि, निवेश, विनिवेश, ये सभी जो प्रबंधन है फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही आते हैं। अब हमारे पास दो तरह की फिस्कल पॉलिसी होती है। एक होता है एक्सपेंशनरी, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी। बताता हूँ मैं डिटेल में इसको। एक्सपेंशनरी का मतलब ये है कि सरकार खुल के खर्च कर रही है, सरकार एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, मतलब कि उसको हमारी इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ाना है, डिमांड बढ़ाना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है। तो सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल करती है। सरकार अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करती है, चाहे वो लोन लेकर के ही खर्च क्यों न करना पड़े। कई सारे कारण हैं इसके, कई सारे कारण हैं इसके। इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना रहेगा,
एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना रहेगा। जैसे कि अभी का समय में क्या हुआ, जैसे कि होता क्या है कि इलेक्शन के ठीक पहले वाला जो साल होता है ना, जनरली सरकार उसमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाती है। क्यों? अगर इकोनॉमी ग्रोथ बूस्ट होता हुआ दिखेगा, जब रोज़गार जनरेट होता हुआ दिखेगा, तो सरकार को वोट पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सरकार पैसे खूब खर्च करती है, पब्लिक प्रोजेक्ट में रोड बनाती है, नाले बनाती है, अस्पताल बनाती है, मनरेगा जैसे स्कीम चलाती है, पीएम किसान जैसा स्कीम चलाती है, ठीक है। जो सोशल प्रोग्राम्स हैं ये काम करता है। तो जब सरकार के हाथ से पैसा निकलता है तो वो कंपनीज़ के हाथ में जाता है, जनता के हाथ में जाता है, इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़ता है, लोगों की आमदनी बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है, रोज़गार बढ़ता है, अच्छे अच्छे काम होते हैं, इकॉनमी बूस्ट होती है। अब सरकार डिमांड को जनरेट करने के लिए टैक्स भी कट कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, टैक्स कट करने से क्या होता है, इंडिविजुअल का, बिजनेस का जो टोटल इनकम है वो बढ़ जाता है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता है और वो स्पेंड करना शुरू करते हैं, सर्विस और गुड्स की डिमांड करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग हमारे यहाँ इकोनॉमी में बढ़ जाती है। बिजनेस का जब इनकम बढ़ेगा, मान लो कि टीसीएस है, रिलायंस है, इन सब का जब इनकम बढ़ेगा तो वो अपनी कंपनीज, फैक्ट्रीज एक्सपैंड करेंगे। जब वो अपना कंपनी एक्सपैंड करेंगे तो वो और जॉब क्रिएट करेंगे, लोगों को और रोजगार मिलेगा, हमारी इकोनॉमी फॉर्मलाइज होगी, ठीक है। हमारी इकोनॉमी फॉर्मलाइज होगी, मतलब कि जो फॉर्मल जॉब्स हैं जहां पर आपको सोशल सिक्योरिटी मिलता है वो जॉब मिलेंगे आपको, जहां पर आपका पीएफ, ईपीएफ सब कटता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने बताया आपको डिमांड बढ़ेगा, जॉब क्रिएट होगा, ये सब बातें आपको मिलेंगी। हाँ, अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। जैसे कि 2008 का जो हमारा क्राइसिस आया था, उस टाइम पर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई गई थी। यूरोपियन कंट्री में जब स्लो डाउन आता है तो वहाँ पर इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई जाती है। हर कंट्री मतलब ऐसा काम करता है जब उसकी इकोनॉमी में ज़रूरत पड़ता है। तो ये तो हो गया आपका विस्तारवादी राजकोषीय नीति, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अगला है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, संविदात्मक राजकोषीय नीति। जिस तरह से हमने आपको लास्ट टॉपिक में बताया कि सरकार खुल के खर्च करती है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाती है, ग्रोथ को बूस्ट करती है, उसी तरीके से उसका ठीक उल्टा कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है कि सरकार टैक्स बढ़ा देती है इन्फ्लेशन कट करने के लिए, मनी सप्लाई कट करने के लिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मेन गोल होता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। इसके लिए क्या करती है, सरकार टैक्स बढ़ा देती है, सरकार अपने खर्चे कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। सरकार जो मतलब कोई एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर है वो तो करेगी, मगर नॉन एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर वगैरह को, जैसे कि सब्सिडी वगैरह है, उसको कट करने लग जाती है, फिस्कल कंसोलिडेशन करती है सरकार। जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो आपके हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो घट जाएगा, आप डिमांड कम करेंगे, मुद्रास्फीति धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मगर समस्या क्या होती है कि इससे डिमांड कम हो जाता है तो इंडस्ट्री को सामान बनाने का उतना इंसेंटिव नहीं रहता। उनको जब पता है कि जूता कम बिक रहा है तो जूता वो ज़्यादा क्यों बनाएगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो धीरे धीरे इकॉनमी में स्लो डाउन भी आ सकता है, इसीलिए इसका बहुत ही लिमिटेड इस्तेमाल होता है। मान लो कि बूम के कारण इकॉनमी ओवरहीट हो गई हो। ओवरहीट होने का मतलब ये है कि जिस चीज़ का दाम 100 रुपया होना चाहिए था उस चीज़ का दाम 600 रुपया हो गया, इसको कहते हैं ओवरहीट होना। तो कभी ना कभी ये बबल फटेगा, कभी ना कभी ये जो फर्जी दाम है वो घट करके नीचे आएगा, तो इकॉनमी क्रैश होगी। इस क्रैश से बचने के लिए सरकार धीरे धीरे नीचे उतारता है उसको, इसको कहते हैं ओवर हीटिंग को मिटिगेट करना, धीरे धीरे ठंडा करना इकॉनमी को। कैसे करेगा ठंडा? डिमांड कंट्रोल करके, टैक्स बढ़ा करके, सरकारी खर्चे कम करके, इन तरीक़ों से इकॉनमी इससे स्टेबलाइज होती है, बैलेंस्ड, स्टेबल बनी रहती है।
जैसे कि 1970s में, 1980s में यूएसए और दूसरे जो इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को अपनाया था हाई इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो इतनी बातें हो गई हमारे इस टॉपिक की। अगली वीडियो में हम जब मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे साइक्लिकल और प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के बारे में, फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, बजट कैसे पास करते हैं, जो हमारा अलग अलग तरह का रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। सवाल कह रहा है इनमें से कौन से सिचुएशन में इकोनॉमी में क्राउडिंग आउट इफेक्ट आ सकता है। इसका मतलब ये है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये है, मान लो कि हमारा इकोनॉमी है, इकोनॉमी में सरकार है, सरकार का खर्चा है 100 करोड़ रुपया, इसकी आमदनी है 80 करोड़ रुपया। मैंने बताया था आपको, तो 20 करोड़ का आपको करना पड़ेगा जुगाड़, तो 20 CR चाहिए ना कहीं से। तो ये जो गवर्नमेंट है वो अगर बैंकों से लोन ले लेगा, बॉन्ड जारी करके अगर पैसा जुगाड़ लेगा, तो हमारी इकोनॉमी में बाकी जो बिजनेस हैं, रिलायंस है, TCS है, या फिर आप इंडिविजुअल लोन लेने वाले हैं, उनके लिए पैसे कम बचेंगे ना। इसी को हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके घर में जो कपड़ा धोने वाला टब होता है ना, उस टब में पानी भरो और आप जाकर उसमें बैठ जाओ, तो क्या होगा, बाकी चीज़ के लिए जगह बचेगी? नहीं बचेगी। इसी को हम कहते हैं क्राउडिंग आउट, मतलब सबको विस्थापित करके खुद सारा हजम कर जाना। तो ये कब हो सकता है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, क्राउड फंडिंग, सोशल वेलफेयर पॉलिसी, किस केस में हो सकता है, ये पूछ रहा है आपसे। चलो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।